नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ साने सहारने और आइए इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज दूसरे चरण का मतदान है, जहां पर सबसे पहले बता दें मध्य प्रदेश के दूसरे चरण के लिए मतदान का दिन है। प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे। चलिए आपको बताएं कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर क्या उनका समीकरण है, सियासी गणित है, आपको बताएंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे रीवा लोकसभा सीट की, जहां पर सीट कई मायनों में खास है। एक नजर में समझते हैं क्या कहता है रीवा का सियासी गणित। रीवा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 16.79 लाख और पुरुष मतदाता हैं। यहां पर 7,84,000 महिला मतदाताएं हैं। आपको बता दें कि 8.95 लाख महिला मतदाताओं के साथ आपको बता रहे हैं बीजेपी ने जनार्दन मिश्रा को फिर से रीवा का प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है। रीवा से अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो बीजेपी की जनार्दन मिश्रा यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की थी और 5,83,745 वोट जनार्दन मिश्रा को मिले थे। कुल वोट प्रतिशत 57.61% रहा था और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। और कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को 2,70,961 वोट मिले थे और कुल वोटों का 26.74% वोट कांग्रेस को मिला था। बात कर रहे हैं रीवा सीट की। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर जनार्दन मिश्रा ने 3,17,807 वोटों से जीत दर्ज की थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 60.38% मतदान रीवा में हुआ था। और रीवा लोकसभा की विधानसभा बात करें तो 8 विधानसभाएं रीवा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। रीवा लोकसभा सीट यूपी के साथ सीमा साझा करती है। 2014-19 से लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आपको बता रहे हैं रीवा सीट का सियासी गणित। चलिए अब आपसे रूबरू होंगे सतना लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सतना लोकसभा सीट। इस बार देखना होगा बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है या फिर कांग्रेस तेंदुमारी करती है। सतना लोकसभा पर कुल 15,75,000 वोटर्स हैं और 9,42,000 पुरुष मतदाता, 8,32,000 महिला वोटर सतना में वोट डालेंगे। और सतना सीट पर ब्राह्मण और पटेल मतदाता राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं। बीजेपी ने गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। 2004 से लगातार सांसद हैं गणेश सिंह और सतना विधानसभा से मौजूदा विधायक भी हैं गणेश सिंह। सिद्धार्थ कुशवाहा की बात की जाए तो 21 सालों से कांग्रेस सतना सीट पर दर्ज जीत नहीं कर पाई है। और 2019 लोकसभा सीट की बात करें तो चुनाव में बीजेपी के गणेश सिंह जीते थे और बीजेपी के गणेश सिंह को 5,88,753 वोट मिले थे। बीजेपी को कुल वोट प्रतिशत के 52.87% वोट मिले थे। कांग्रेस के राजा राम त्रिपाठी को 3,57,280 वोट मिले थे और कांग्रेस को कुल वोट प्रतिशत के 32.08% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को 2,31,000 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। बात कर रहे हैं सतना सीट की। और 2023 विधानसभा चुनाव में सतना में भगवा लहराया था। लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और 7 लोकसभा विधानसभा सीटों में 5 में बीजेपी और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां टीकमगढ़ लोकसभा सीट का सियासी गणित समझते हैं। जहां पर टीकमगढ़ सीट पर कुल मतदाता 18,17,760 टीकमगढ़ में मतदाता हैं, जहां पर महिला वोटर्स की संख्या 8,64,215 है और पुरुष मतदाता 9,53,515 पुरुष मतदाता हैं टीकमगढ़ में। और इस सीट पर थर्ड जेंडर 30% वोटर्स यहां पर मौजूद हैं। टीकमगढ़ की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को उम्मीदवार बनाया है टीकमगढ़ से और कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को प्रत्याशी बनाया है। बता दें अनुभवी वीरेंद्र खटीक के सामने कांग्रेस के युवा पंकज अहिरवार खड़े हैं। अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल क्षेत्र माना जाता है टीकमगढ़ और टीकमगढ़ में अहिरवार वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। अगर हम बात कर रहे हैं अहिरवार वोटर्स की, तो अहिरवार वर्ग से पंकज भी आते हैं और कांग्रेस के पंकज लोकसभा की 3 विधानसभा सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वीरेंद्र खटीक ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस की किरण अहिरवार को वीरेंद्र खटीक ने हराया था। 2019 लोकसभा में बीजेपी को 6,72,284 वोट मिले थे और जो कि 61.30% वोट बैंक था। कांग्रेस की किरण अहिरवार को 3,24,189 वोट मिले थे। और टीकमगढ़ में बता दें आपको 8 विधानसभाएं सीट आती हैं
2023 में टीकमगढ़ लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई और 2023 में 8 में से कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। चलिए अब बात करते हैं खजुराहो सीट की। आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग का दिन है, दूसरे चरण का मतदान। और बात करेंगे खजुराहो सीट की। खजुराहो सीट पर कुछ मतदाता हैं, कुल मतदाता हैं 19,94,330 मतदाता खजुराहो सीट पर आते हैं और पुरुष वोटर्स की संख्या इसमें 10,45,848 है। महिला मतदाता 94,844 है। थर्ड जेंडर 33% है। बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो से मैदान में हैं और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सपा को सीट दी थी। सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया था और अब देखने वाली बात होगी खजुराहो का जो चुनाव है इस बार का अपने आप में काफ़ी एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। खजुराहो सीट पर एक तरफा मुकाबला माना जा रहा है। मौजूदा समय में वीडी शर्मा इस सीट से सांसद हैं और 2019 में खजुराहो सीट पर 18.5 लाख में से 12.57 लाख वोट डले थे। वीडी शर्मा करीब 65% वोट लेकर 4,92,000 वोटों से जीते थे। 2019, 14 और 2009 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की हुई है और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं सीटें आती हैं। बता दें 2023 में सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पर्चा निरस्त होने के बाद समीकरण बदल गए थे, जातिगत समीकरण भी यहाँ देखे जाते हैं। खजुराहो सीट पर 2 से 2.5 लाख यादव मतदाता मौजूद हैं, 1 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। खजुराहो सीट पर कुर्मी मतदाता भी 1.5 लाख की संख्या में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण और एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग का दिन। आपको बता रहे हैं 6 सीटों का सियासी समीकरण। खजुराहो सीट की बात की जा रही है और अब बढ़ेंगे दमोह लोकसभा सीट पर, जहां पर मध्य प्रदेश का दमोह, जहां पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान दमोह रखता है, जहां पर 2019 के आम चुनाव में यहां बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने पिछले चुनाव में 3,53,411 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 7,04,524 वोट मिले थे। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह लोधी को हराया था, जिन्हें 3,51,113 वोट मिले थे। दमोह की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी हुई है। बता रहे हैं दमोह सीट का सियासी समीकरण, तो जिसमें चुनावी नजरिए से दमोह सीट मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है और इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोकसभा चुनाव में 65.82% मतदान हुआ था। इस बार यानी 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरूक और तैयार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से राहुल लोधी और कांग्रेस से तरवार सिंह लोधी प्रमुख उम्मीदवार हैं। आज ईवीएम में कैद हो जाएगी सभी प्रत्याशियों की किस्मत। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्साहपूर्वक मतदान की उम्मीद की जा रही है। हालांकि पहले चरण में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम हुआ था। चलिए अब अगली सीट की बात करेंगे, जो है नर्मदापुरम होशंगाबाद लोकसभा सीट, जहां पर ये भी एक सीट ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां पर कुल 17 लाख वोटर्स इस वक्त दर्ज किए गए हैं और 8 लाख पुरुष वोटर्स दर्ज किए गए हैं, 8,98,000 महिला वोटर्स दर्ज किए गए हैं। नर्मदापुरम की बात कर रहे हैं, जहां पर 2019 में बीजेपी के उदय प्रताप सिंह जीते थे और 2019 में बीजेपी को 8,77,927 वोट मिले थे। कुल वोट प्रतिशत का 69.35% वोट बीजेपी को मिला था। कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान को बीजेपी ने 3,24,245 वोट से जो कि मिले थे और हराया था। कुल वोट प्रतिशत 25.61% वोट बैंक था कांग्रेस का और कांग्रेस को बीजेपी ने कांग्रेस को जो वोट बैंक मिला उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो बीजेपी ने दर्शन सिंह चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था और जीते भी थे। कांग्रेस से संजय शर्मा उम्मीदवार हैं
और होशंगाबाद में मोदी फैक्टर के साथ विकास भी मुद्दा रहा है। होशंगाबाद लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 3 जिलों में ये फैली हुई हैं। होशंगाबाद लोकसभा सीट, होशंगाबाद की 4, नरसिंहपुर की 3, रायसेन की 1 विधानसभा सीट शामिल है। विधानसभा चुनाव में सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं और लोकसभा चुनाव में ईवीएम में नोटा का भरपूर उपयोग होता है। 2019 की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में कुल 74% यहाँ पर मतदान दर्ज किया गया था। दर्शन सिंह चौधरी यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर वहीं दूसरे चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज वोटिंग का दिन है। सबसे पहले बात करते हैं कांकेर लोकसभा सीट की। कांकेर सीट पर कुल मतदाता 14,50,692 पुरुष मतदाता, 8,07,549 महिला मतदाता दर्ज किए गए हैं। 8,43,124 थर्ड जेंडर हैं। और बता दें आपको कि बीजेपी ने भोजराज नाग को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से मैदान में बीरेश ठाकुर खड़े हैं। नक्सलियों के बहिष्कार और धमकी के बीच हिंदुत्व हावी कांकेर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं सीटें आती हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट की, जिस पर आज दूसरे चरण का मतदान है। 2023 विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ 3 में ही बीजेपी को जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, और विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस जीती थी। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का अधिक फोकस है। धर्मांतरण के मुद्दे बीजेपी के कैंडिडेट्स भोजराज नाग अपनी राजनीति करते हैं। बीते 5 सालों से कांग्रेस के बीरेश लोगों के बीच सक्रिय रहे हैं और हिंदुत्व और मोदी मैजिक कांकेर लोकसभा सीट पर हावी माना जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मोहन मंडावी चुनाव जीते थे और 2009 और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब बात महासमुंद की करेंगे। कांकेर सीट के बाद बात महासमुंद की। बता दें अभी कांकेर लोकसभा सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। नक्सलाइट एरिया है। मतदाता अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान है। चलिए महासमुंद की बात, जहां पर यहां से बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है और अपना दांव लगाया है। महासमुंद सीट पर कुल 17,53,230 वोटर्स हैं। पुरुष मतदाता 8,63,845, महिला मतदाता 8,90,092 और थर्ड जेंडर मतदाता भी कांकेर में मौजूद हैं 33%। और बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी माफ कीजिए, थर्ड जेंडर मतदाता 33% महासमुंद में मौजूद है और बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहां से प्रत्याशी हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महासमुंद में जीत दर्ज की थी। बीजेपी के प्रत्याशी चुन्नीलाल साहू को जीत मिली थी। 2019 में 6,16,580 वोट बीजेपी के खाते में गए थे। 50% वोट बैंक था अगर हम बात कर रहे हैं 2019 चुनाव की, और 90,511 वोटों से चुन्नीलाल साहू ने ये चुनाव जीता था। लोकसभा में पिछले 3 बार से साहू उम्मीदवार ही बनाए जा रहे हैं और जीतकर सांसद भी बने हैं। इस बार अघरिया समाज से बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने भी साहू कार्ड अभी इस बार दांव लगाया है साहू समाज पर, जहां पर ताम्रध्वज साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। ताम्रध्वज साहू 4 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू को हार का सामना करना पड़ा था। बात कर रहे हैं महासमुंद सीट की, जहां पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है। 54% ओबीसी मतदाता है महासमुंद में और 24.15% वोट बैंक है ओबीसी समाज का, और एसटी एससी और जो कि एक बड़ा वोट बैंक महासमुंद में माना जाता है और यहां पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। चलिए अब बात करेंगे आखिर में राजनांदगांव की। राजनांदगांव सीट जो कि सियासी गणित इसका अलग है। राजनांदगांव सीट पर कुल वोटर 18,65,175 मौजूद हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,28,329 है। महिला मतदाता 9,36,834 है और थर्ड जेंडर मतदाता 9% है। बीजेपी ने संतोष पांडे को राजनांदगांव से अपना प्रत्याशी बनाया है। भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बता दें इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं जिसमें संतोष पांडे के सामने भूपेश बघेल खड़े हैं। भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, 2019 में बीजेपी ने राजनांदगांव सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे को 2019 में जीत मिली थी।
6,62,387 वोट पड़े थे। बीजेपी के खाते में ये वोट गए थे और 50% वोट बैंक था। 1,11,966 वोटों से संतोष पांडे ने जीत हासिल की थी। 1999 से अब तक बीजेपी का गढ़ मानी जाती है राजनांदगांव सीट। लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं सीटें आती हैं। 2023 में 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 2023 में 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता जीते थे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यहां पर लोग ज्यादा जानते हैं। राजनांदगांव सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, पर भीतरघात से खतरा भी बना हुआ है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा से जुड़कर देखा जा रहा है ये पूरा मामला। और राजनांदगांव विधानसभा सीट से रमन सिंह विधायक भी हैं और राजनांदगांव क्षेत्र से ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी आते हैं।